अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम सियासी शतरंज। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, आजकल सियासत में एक खबर जो खासी गर्म है वो इस हवाले से है कि डोनाल्ड लू की जानिब से एक जो बयान दिया गया है उसमें इस बात की तरदीद की गई है कि अमरीका पीटीआई की हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम लगाया गया था अमरीका पर वो सरासर झूठ है। साइफर को अमरीकी साजिश कहना भी गलत था, ये भी नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान में कहा गया है। ये कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत या धोखा दही के दावों की तहकीक भी होनी चाहिए। इसके अलावा इंतखाबात में 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले, ये भी डोनाल्ड लू ने अपनी बयान में कहा है। पार्टी कारकुनान ने सहाफ़ियों खुसूसन ख़वातीन को हिरासत किया। अब जो ये बयान डोनाल्ड लू की जानिब से सामने आए हैं तो जो एक साजिश गढ़ी जा रही थी कि पीटीआई की हुकूमत को गिराने में अमरीका की साजिश थी, अमरीका इसमें मुलव्विस था, वो साजिश अब खुल के बेनकाब हो गई है। अब पाकिस्तान के मामलात में जो है वो अमरीका में ज़ेर बहस हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अमरीका में पाकिस्तान के जो मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो उसके सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड लू का जो ये बयान है वो तहरीक इंसाफ के बयानिए के सामने अब क्या अहमियत रखता है, ये भी बड़ा अहम मामला है। और साथ ही साथ क्या अमरीका पर पीटीआई हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम झूठ है, साइफर को अमरीकी साजिश कहना भी गलत था, ये सवालात जो सामने आ रही हैं इसका जवाब अब यकीनन सामने आने बहुत ज़रूरी है। फिर डोनाल्ड लू के बयान के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ साइफर धमकी थी या साजिश थी, डिमाश करने की ज़रूरत क्या थी, ये भी बड़ा अहम मामला है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ अरसे से ये मामला देख रहे हैं कि लापता अफराद के हवाले से जो उनके लवाहिकीन थे, जो वर्सा थे, उनकी जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे थे, धरनों का सिलसिला भी जारी था। लेकिन जो एक बड़ी अहम खबर सामने आई वो ये है कि लापता अफराद के नाम पर जो मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश थी वो बेनकाब हुई है। हुआ कुछ इस तरह से कि लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर जो हैं वो बैरूनी मुल्क की जो कुव्वतें हैं, बैरूनी कुव्वतें हैं, उनकी ईमा पर ये सारी कार्रवाइयाँ कर रही हैं और मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रही हैं। बलूचिस्तान की कलअदम तंजीमें मासूम बलोच नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो भी दाव पर लगा रही हैं, उन्हें वरगला रही हैं। लापता और जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात हकीकत पर मबनी नहीं हैं, जिनकी असल हकीकत दहशतगर्द करीम जान, दहशतगर्द इम्तियाज़ अहमद और दहशतगर्द अब्दुल वदूद जैसी है। दहशतगर्द तंजीम जो BLA है उसके दहशतगर्दों का गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बुज़दिलाना हमला किया गया और उसमें जो एक नाम सामने आया है वो एक लापता शख्स का है, लेकिन वो असल में दहशतगर्द था। तो इसके अलावा अब क्या सियासत होगी बानी पीटीआई की, शाह महमूद कुरैशी की, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और साथ ही साथ जो साजिश गढ़ी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ वो बेनकाब होने के बाद अब आगे सूरत हाल क्या बन सकती है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो डोनाल्ड लू का बयान सामने आया है उसकी अब हकीकत तो सबके सामने आ गई है। सियासत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राना अरशद साहब PML-N के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नईम कुरैशी साहब एनालिस्ट हैं, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हाफिज़ एहसान एडवोकेट भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले नईम कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं डोनाल्ड लू की पेशी हासिल क्या हुआ, जो बयान उनकी जानिब से दिया गया है, बानी पीटीआई और पार्टी को इससे क्या हासिल हुआ है जो एक साजिश की गई थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हेयरिंग डोनाल्ड लू की हुई, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बिलखसूस अमेरिका में क़याम पजीर हैं, ये उनकी राय थी कि जब बानी पीटीआई की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए साजिश के साइफर के ज़रिए, तो ये अमेरिका में एक रिवाज है कि कोई शख्स भी किसी भी मामले में हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि वो अपनी पोजीशन वाज़ा करे। अब इस हेयरिंग के दो पहलू थे। एक तो ये था कि इमरान खान या बानी पीटीआई की हुकूमत के गिराने में क्या अमेरिका का कोई किरदार था या नहीं था। तो अगर हम अमेरिका के माजी को देखें, अगर हम अमेरिका के माजी को देखें, तो ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि पूरी दुनिया में
अमेरिकन CIA ने जो है वो हुकूमतें गिराई हैं, हुकूमतें तब्दील की हैं। अमेरिका का इस मामले में माजी जो है कोई ताबनाक नहीं है। ईरान की, हमारे मुसद्दिक़ की ईरान में हुकूमत गिराई गई। सारी दुनिया को ये बात मालूम है कि किस तरह से प्लानिंग की गई। तो अगर आज अमेरिका पे पाकिस्तान की हुकूमत पे गिराने की बात या इल्ज़ाम लगाया जाए तो कोई बहुत अजूबा बात नहीं है। और ये भी बिल्कुल तयशुदा बात थी कि अमेरिका में जब हियरिंग होनी है सेनेट में, तो इसको अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि हाँ हमने साइफर के ज़रिए मैसेज भेजा था और हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश करनी थी। ये बात तो बिल्कुल वाज़ह थी कि उन्होंने तो इनकार ही करना, और इससे पहले भी स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो इनकार करता रहा है, इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। मेरे लिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से नई बात ये थी कि पूरे अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अब हुकूमत अमेरिका USA की गवर्नमेंट ने यह तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है, जो कि PTI का सबसे बड़ा मौक़िफ़ था। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है PTI की कि वहाँ अमेरिका की सेनेट में भी ये आवाज़ बुलंद हुई। सेनेटर्स ने कहा, हत्ता कि एक सेनेटर का कहना यह था कि अमेरिकी सफ़ीर को इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि ये PTI के मौक़िफ़ की कामयाबी है, बजाय इसके कि हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में ये राय कायम करें या ये कहें कि साहब वो झूठ बोल रहे थे और दूसरे लोग जिन्होंने किया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कौंसिल की 2 मीटिंग्स में डिमाश देने की बात हुई। ये बात हुई कि ये मदाखलत है, मदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उन प्रेस रिलीज़ में उस जो कि सिक्योरिटी कौंसिल के इशू हुए थे। लिहाजा एक हद तक पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इसको तस्लीम किया था, और पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद साहब ने भी कभी इससे डिनाई नहीं किया था। और हुकूमत गिराने के मामलात, धमकी मामलात इसी तरह होते हैं, खुल्लम खुल्ला अमरीकी सदर धमकी नहीं देते, लेकिन ये सारे ज़रा इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कामयाबी समझता हूँ कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को जो है वहाँ बखूबी पेश किया। जी ठीक है। राना अर्शद साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है, और डोनाल्ड लू का जो बयान है उस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, शुक्र है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीने का दूसरे इशरे का आगाज़ हो चुका है, और क्योंकि इसी बाबरकत महीने में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था, मैं समझता हूँ नईम भाई का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डोनाल्ड लू ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जो PTI और उनके लोग 10 अप्रैल 2022 से लेकर एक उनकी कंटिन्यूटी थी उनके मिशन की कि अमेरिका ने मदाखलत की और हमारी गवर्नमेंट तब्दील हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा झूठ था। इससे बड़ा और कुछ झूठ हो नहीं सकता। क्या अमेरिकन एम्बेसडर या उनका कोई डेलीगेशन आया था इमरान खान साहब के पास कि आप समरी मूव करें और प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दे? नॉट एट ऑल। वो शहरयार अफरीदी और आप सब ये इस चीज को देख सकते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने वो विद इन 1 आवर्स भी वो नहीं लगा था कि ये पूरी प्रोसीडिंग उन्होंने कर दी थी। तो इसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि आया अमेरिकन आए थे कि PTI के MNAs रिजाइन करके बाहर चले जाएं? नहीं, ये इनका अंदरूनी मामला था। आया पंजाब की गवर्नमेंट, जो परवेज इलाही साहब बार बार कहते रहे कि आप ना हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन उन्होंने दिए। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इन्होंने डिसॉल्व की, खुद की। मुल्क के अंदर अफरा तफरी की कैफियत को क्रिएट किया गया। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पंजाब मुस्लिम लीग नून का नायब सदर हूं, और मैं समझता हूं कि हर पार्टी का रोल है, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अक्सरियत होने के बाद वहां उनकी सूबाई गवर्नमेंट है, और वहां पर
वहां पर एएनपी वाले फजलुर रहमान साहब, जो पार्टी नून, हम सब सरापा एहतजाज है कि वहां मैंडेट चुराया गया है। जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर वो गवर्नमेंट बनाए तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेल डन। अगर उनकी एमएनए, अगर राणा सनाउल्लाह खान साहब सीट हारते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा आदमी जीता है। अगर ख्वाजा साद रफीक साहब सीट लूज करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जीत गए। और अगर हार जाते हैं तो फिर वो किसी को बख्शते नहीं। मैं समझता हूँ ब्लंडर नहीं होना चाहिए। हमारे हमारे हमसे भी 100 गलतियां हुई होंगी, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर बड़े क्लियर है। 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन किसको नहीं पता कि आरटीएम सिस्टम कैसे बैठा था। मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, मरियम नवाज सर लेकिन गिरफ्तार वही थी। इल्जामात तो और इस इलेक्शन में भी है ना, कि जो नताइज देर से आए वो इल्जामात तो इस इलेक्शन में भी लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन आज आप देखें कि हमारे ऊपर 2018 में हमें सूबाई गवर्नमेंट अक्सरियत में होने के बावजूद नहीं बनाने दी गई थी। आज उनकी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनी है, पंजाब में हमारी है, और उसी तरह सिंध में पार्टी, बलूचिस्तान में कंबाइन बनी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साइफर के नाम पे ड्रामा किया गया, वो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया हो गया कि वो एक बहुत बड़ी साजिश थी मुल्क के खिलाफ। ठीक। जिस तरह आईएमएफ के आगे ये झुकते रहे हैं, तो आज उनकी साजिशें ओपन हो गई हैं। और मैं समझता हूं कि ये तो 45 फार्म पीटीआई वालों ने खुद प्रिंट करके हर हल्के जी में 40 जी फार्म अरशद साहब, इस्तेमाल करके धांधली की है। ठीक है, और मैं इसके एविडेंस आपको दे सकता हूं विद एविडेंस। सही, ठीक है। अच्छा हाफिज एहसान साहब, आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है? डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ की बयानिए की अहमियत क्या रह गई है? आया कामयाबी है या फिर नाकामी है? कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये वो मीटिंग है जो 7 मार्च 2022 को हमारे एम्बेसडर असद मजीद के घर हुई। और उस मीटिंग के अंदर एक जो आपका सीक्रेट केबल था या क्लासिफाइड केबल था, जो डिप्लोमेटिक केबल था, वो पाकिस्तान के अंदर आया। और उसके बाद ये है कि 27 मार्च 2022 को एक पब्लिक रैली आई, और उसके अंदर एक लेटर को वेव किया गया, और उसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान को थ्रेट भी किया गया है और पाकिस्तान के साथ की एक कॉन्स्पिरेसी भी आई है। जिसके बाद 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग आई, और उस मीटिंग के अंदर हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या हमारे सर्विसेज चीफ जो थे, उस मीटिंग के बाद 2 फैसले आए। एक ये आया कि पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी जो है इस डिप्लोमेटिक केबल से नजर नहीं आती, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के मामलात के मुतालिक अगर अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग डिमार्शे जाना चाहिए, और वो डिमार्शे दिया गया। उसके बाद ये सारी जो चीज थी, असल प्रॉब्लम थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले उस डेट फिक्स करने के अंदर प्रॉब्लम था, और वो जो डेट 14 दिन के अंदर फिक्स होनी थी वो नहीं की गई। उसके बाद ये था कि फिर एक प्रॉब्लम ये आया कि इसको फिक्स ना किया जाए, और जब इसको फिक्स किया गया और फिर आपने देखा कि उसको 2 मिनट के अंदर जो है आर्टिकल 95 को जो है वो सबोताज करके आर्टिकल 5 के ऊपर जाके उसको बुलडोज किया गया और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। और उसके बाद फिर एक नैरेटिव जो था वो सामने आया कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराने के अंदर अमेरिकन जो है वो साजिश है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की सड़कों पे भी आया, और उस सड़कों से पहले फिर एक केबल भी जो थी या ऑडियो जो थी वो प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे उनके सही। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके दरमियान थी कि इसको पॉलिटिकली प्ले अप किया जाए। अब शुमाइला इसके अंदर 5-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि असद मजीद ने नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग 22 अप्रैल 2022 को हुई, उसके अंदर भी आया कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो कमेटी के अंदर आए। उसके बाद ये है कि सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स से सुहेल महमूद जो थे, वो जी। कोर्ट के अंदर आके उन्होंने स्टेटमेंट कहा, जो साइफर की प्रोसीडिंग्स आई, फिर असद मजीद दोबारा आए। फिर उसके बाद ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका एक नैरेटिव आया कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम की गई थी, और उसके अंदर पॉलिटिकल एडवांटेज उस चीज के अंदर थे। और अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ कि अब भी जो उसकी स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट वही है जिसको अमेरिकन फॉरेन ऑफिस जो है वो कंसिस्टेंटली जो उसको डिनाई करता रहा है, और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं वो उसको डिनाई करते आए हैं। अब एक पॉलिटिकल नैरेटिव था, उसको एडवांटेज करने की एक तैयारी, और मैं ये समझता हूँ कि हमें उस लेवल
जिसके अंदर हम अपने इंस्टीट्यूशन उस डिस्क्रेडिट की तरफ ले जाएं ठीक, कि जिससे इस मुल्क के अंदर अनारकी आए। सही। दूसरा जो सवाल ये है कि जब एक आपकी कोलिशन गवर्नमेंट हो और आपकी मेजॉरिटी सीट्स ही ना हो, आपको 172 नंबर्स ही ना चाहिए, फिर आपका काम ये है कि अपने जो अलाइज हैं उनको सेटिस्फाई करें। लेकिन आपकी एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट थी कि मैं एक ही बॉल के अंदर 3 विकेट्स गिराऊंगा, तो ये क्रिकेट जो है ये पॉलिटिकल गेम नहीं है। बिल्कुल, दूसरा सही। जो है कि वो जो इलेक्शन के मुतालिक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 225 बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर है कि अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए, और वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है आपके सर्विंग जजेस हैं हाई कोर्ट्स के जो पूरे मुल्क के अंदर अपॉइंट कर दिए गए हैं। अब उन मौजूदगी के अंदर हम बारहा इस चीज को अपॉइंट करें और कहें और एक्सप्रेस इस चीज का करें कि इस मुल्क के अंदर धांधली धांधली तो हर इलेक्शन के अंदर आती है। तो क्या ये बात मुनासिब है कि हम IMF को लेटर लिखें? क्या ये बात मुनासिब जाए जब ठीक। आपके मुल्क के अंदर सिस्टम भी मौजूद है, आपके मुल्क के अंदर हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, और वही हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 85% से ज्यादा जो है वो रिलीफ दिया था। तो मेरा ख्याल ये है कि सही। पॉलिटिकल सेंसिबल चीजें रहनी चाहिए और मुल्क को इस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए जिससे एज ए जी, हाफ़िज़ कंट्री साहब। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसका ठीक। फेट मालिक के हाथ में सर, दे इस के पर अपने सिस्टम को मिलाएं। बिल्कुल ठीक है सर। इस पर तहरीक इंसाफ का भी हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, अब जो डोनाल्ड लू का बयान सामने आया है, फिर तहरीक इंसाफ का वही मौक़िफ़ जो साइफ़र के हवाले से, आप क्या समझते हैं? इसे कामयाबी समझ रहे हैं अपनी? क्योंकि मुतज़ाद इस हवाले से बयानिए भी हैं और ख़यालात भी सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। असल में देखिए ये नहीं है, ये हो गया है इस वक्त कि उनको अमेरिका को भी ज़रूरत पड़ गई है, वो भी अपने तब्दील से जो वो सैलरी था उसको, अब जो हुकूमत आई है वो आवाम की मदद से नहीं है। मसला सारा ये है, अपने जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक यही सूरत ठीक है। आफ्ताब साहब, आपकी आवाज़ भी ज़रा वाज़ेह तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो लापता अफराद का मामला था उस हवाले से एक बड़ी हकीकत सामने आई है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब जो असरात हैं पाकिस्तानी सियासत पर क्या पड़ सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी सियासत है वो अमेरिका में ज़ेर बहस आ रही है। राना अरशद साहब, आप क्या समझते हैं, इसके क्या असरात पड़ सकते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासत पर, जो पाकिस्तानी सियासत अमेरिका में डिस्कस हो रही है और धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि अमेरिकन इस काबिल नहीं है कि हम उनको डिस्कस करें। अमेरिकन तो सबसे बड़े इंटरनेशनल बुखारी हैं और वो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मौला जज का उनका स्टाइल है। क्या कुछ नहीं वहां ट्रंप ने किया, और ट्रंप के बाद अब आप देख ले बाइडेन, और क्या हालात हैं और कितने दिन उनका रिजल्ट बनता रहा इसको नहीं पता। 2-3 हफ्ते लग गए थे उनका रिजल्ट जो है वो फाइनल होते हुए, और अब वहां पर लाकानूनियत और बेरोजगारी और IMF के सबसे बड़े डिफाल्टर तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट है। हाँ, इन्होंने मुदाखलत की थी जब 12 अक्टूबर 99 को मोहम्मद नवाशी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब 12 मई 1998 को इंडियन ने 4 धमाके किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर नवाज शरीफ ने हिम्मत और जुर्त करके 4 के मुकाबले में 6 धमाके किए थे। तो उस वक्त क्लिंटन के 5 फोन आए थे और वो बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने क्लिंटन प्रेसिडेंट के 5 फोनों को जूते के नोक पर लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एटमिक ताकत बनाया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमिक ताकत बन के नाकाबिले तस्खीर हो गया। और ये बात उसने कही थी, वो चूचा करने से बाज ना आए। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए सब कुछ किया। लेकिन आज मैं ये समझता हूं कि आज के जो हालात हैं वो हर पार्टी को अपनी मंशूर, अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करना होगा। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जिन हालात में गवर्नमेंट मिली है, ये हालात अच्छे नहीं है। आप ये देखें कि जब 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम बिठा दिया गया,
इनको 35 सीटें थी, इनकी सीटें डबल करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और फिर खुद न्याजी, इमरान न्याजी कहते रहे हैं कि वो कौमी असम्बली का कोरम जो है फलाह एजेंसी वाले कोरम पूरा करवाते थे। तो सही। ये कोई तरीका तो नहीं। इसलिए वो 4.25 साल पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करके ठीक। खुद भाग के गवर्नमेंट छोड़ के चले गए। आज मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट में हमने डिलीवर करना है, मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में जी राना अल्हम्दुलिल्लाह हम साहब। डिलीवर कर रहे हैं। और उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में उनके आप देखें पिछले 10 साल और ये तीसरा टर्नओवर, तो वहाँ के हालात देख लें। ठीक। सिंध में पार्टियां डिलीवर करना है, बलूचिस्तान है, सबको मिलकर जो आज शहबाज शरीफ ने जो IMF के साथ हमारे स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, इंशाल्लाह हमने इकानमी को बेहतर करना है। आज सबसे ठीक। बड़ा मसला सही। महंगाई है, हमने इसको कंट्रोल करना है, ठीक। डॉलर को कंट्रोल करना है। यही बात मैडम शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 2019 में बात जी की राना थी कि साहब। मशीयत करने, ये भाग गए। ये एक ऐसा टोला है जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाते हैं। ठीक। अब कितनी इन्होंने फर्में वहां हायर की हुई हैं सही। यूएसए में कि ठीक। वो अपनी लॉबी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। हकीकत में पाकिस्तान को कमजोर करके 24 करोड़ आवाम को कमजोर कर इस पर आज हमने राना साहब, इस पर मेडिसिन शुरू कर आफ्ताब दी। जहांगीर साहब का आज मौक़िफ़ आज ले लेते हमने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल को रिवैम्पिंग अपग्रेडेशन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। अगर ठीक। रमजान पैकेज पंजाब में दिया जा रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा वाले क्यों सोए हुए हैं? वो भी तो कुछ ठीक। करें ना, ठीक है। तनकीद करें, लेकिन काम भी करना चाहिए। ठीक है। हमारे ऊपर तनकीद 100 दफा हो, लेकिन हमने काम लेकिन करना है, तनकीद बराए इस्लाह शहबाज होनी शरीफ चाहिए। ने ठीक है करना है, आफ्ताब साहब, अगर शहबाज ने आपने करना है। राना एहसान साहब की गुफ्तगू, राना अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी है। उनका कहना है कि अफरा तफरी फैलाई जा रही है और आप पर, ये आपकी जमात पर ये भी इल्ज़ामात हैं कि सियासी बयानी को फ़रोग देने के लिए जो है वो रियासत को दाव पर लगाया गया। और दूसरा, हमें ये भी बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत से क्या आपकी तवक्कुआत हैं? मुल्क को बहरान से निकाल लेगी? दावे तो बहुत हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि राना अशरफ साहब ने कहीं से इलेक्शन लड़ा है मुझे पंजाब में से, जरा इनसे पूछ के बता दें। ये दे लें जवाब और मुझे बताएं कि वो कराची का पिछला मैंडेट किधर गया जो हवा में था, आपसे जो बात वो पूछी मैंडेट आप उनके पास है। इसलिए अब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, बाद में मैं तमाम चलें सवालों का चलें, जवाब ठीक। दूंगा। ऐसे नहीं होता बॉस, ऐसे नहीं होता, समझे ना। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी कोई काम करे उससे पहले उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। मैं आप कोई ये जो मैडम है जो आजकल वजीर आला बनी हुई है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हम मोहताज हैं पाकिस्तानी आवाम के। हमें पाकिस्तानी आवाम हमें वोट देगी तो हमें हुकूमत में बैठने का हक हासिल है। अगर पाकिस्तानी आवाम हमें वोट नहीं देगी, चाहे आप जितने भी चोरी के वोट लाकर, जितने भी लोगों को खरीद कर जो मर्जी कर लें आप, फॉर्म 45 और 47 आपके गले पड़ेगा। अवाम ने फॉर्म 45 पर अपनी राय दे दी है कि उनको एतमाद है PDM पर, उनको एतमाद है इमरान खान पर जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं इलेक्शन लड़ने की। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी कैदी नंबर 804 जो है वो हमें कबूल है। अगर इतने ही अच्छे आपकी परफॉर्मेंस होती माजी के अंदर भी, तो वो पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब बड़ा खूबा, पंजाब ही आपका गढ़ रहा है हमेशा से। जिनके अंदर तो आपके पास एक सीट नहीं है, KPK के अंदर आपके पास एक सीट नहीं है। बलूचिस्तान में आपके पास वो मिली जुली वहाँ के खरीदे हुए सरदार है। तो जो पंजाब आपका गढ़ है उसने आप उसने कहा कि आप हमें काबिल कबूल नहीं है, समझे ना। जब देखिए अदालतें भी आपके लिए ताउनदार बनी हुई हैं, अदालतें भी आपकी मददगार बनी हुई हैं, अदालतें भी सब काम वो कर रही हैं जो आप चाह रहे हैं। और आप, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों कर रही हैं, लेकिन क्योंकि सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर कोई तीसरी कुव्वत भी मौजूद है जो है एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए है, समझे ना। ये नहीं है कि जब आपको अवाम ने चुना ही नहीं है तो आपको अवाम की राय, उसकी नुमाइंदगी करने का कोई हक ही नहीं हासिल। अशरफ साहब, राना साहब, ठीक है। नईम कुरैशी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है तहरीक इंसाफ की भी और PMLN की भी। आप क्या समझते हैं कि अब आगे क्या आपको सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? क्या इसी तरह से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रहेगा या आप समझते हैं कि अब मिल बैठने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ह थी कि अगर इंतखाब के ज़रिए अवामी हुकूमत नहीं बनने दी गई, एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम का हकीकी मैंडेट हासिल हो,
उसके बगैर पाकिस्तान में ना मईशत का इस्तेहकाम मिल सकता है और ना ही सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकता है। और जो मौजूदा इंतखाब हुआ है उसके बारे में ख़ुद अभी राना साहब बहुत सारी दावे और बातें कर रहे थे, ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं, खा वो मुफ्ता इस्माइल साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, आसिफ किरमानी साहब हों, ख़ुद जावेद लतीफ़ साहब जिस किस्म की गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं, जितने वो ब्लंट हैं, जो कुछ वो बता रहे हैं, उसके बाद भी मुझे हैरत होती है कि मुस्लिम लीग के दोस्त जो हैं वो इलेक्शन की इंटेग्रिटी की बात करते हैं। बात यह है कि हकीकी मैंडेट के बग़ैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मज़ाकरात अगर होने हैं खान साहब से तो इस शक्ल में होने कि भाई जो मौजूदा इंतखाब हुआ है, जो मैंडेट अवाम का चोरी हुआ है, उसको किस तरह वापस करना है या किस तरह आगे बढ़ना है, ये उसी शक्ल में होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक इलेक्शन को चोरी करवा दें और उसके बाद दूसरे फरीक से कहें कि जनाब चलिए अब छोड़िए और आइए आगे बढ़ें, तो ये मुमकिन नहीं है। आने वाले हालात में मुझे उस वक्त तक इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा जब तक इस मैंडेट का मामला अदालतें तय नहीं कर सकती। आप सिर्फ एक वाक़े को देख लीजिए कि 9 मई के 5 मुल्ज़िमान ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो 3 रुकनी बेंच के सरबरा जमाल मंदू-खेल साहब ने क्या कमेंट्स दिए हैं, क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा 9 मई के हवाले से, और जो कुछ भी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई। 9 मई का वाक़या हकीकत ये है कि ये रियासत का बयानिया नहीं है, ये PDM की जमातों का बयानिया है जिन्होंने PTI के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात को इस्तेमाल किया। और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने 9 मई के बारे में जो कुछ कहा है वो पूरा बयानिया जो है वो ज़मीन बोस हो गया। तो जब तक हक़ाइक़ की बुनियाद पे आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जगह नहीं देंगे, उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। और मुस्लिम लीग के दोस्तों को ये चाहिए कि बजाय 1999 में नवाज़ शरीफ साहब ने क्या किया और 1914 में क्या किया, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो रही है उसके बारे में गुफ्तगू करें और जो अभी उन्होंने बाकी कुछ करना है उसके बारे में गुफ्तगू। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपकी जानिब में एक बार फिर से आऊँगी, लेकिन अभी हम ज़रा हाफिज़ एहसान साहब से बात कर लें। हाफिज़ साहब, गुफ्तगू यकीनन आप सुन रहे हैं, अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या मैंडेट जो चोरी किया गया है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो वापस किस तरह से दिया जा सकता है और क्या हुकूमत इस मूड में है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है मिल बैठ कर? देखिए, बात ये है कि सारी चीज़ें ना टॉक शोज़ पे आएँगी, ना सारी चीज़ें जो हैं वो रोड्स पे आएँगी और उसके लिए फोरम्स अवेलेबल हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक फैसला या कोई चीज़ ऐसी ऑब्जर्वेशन लाए, हम उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पिछले 1.5-2 साल से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई हैं, तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें कहती क्या रही हैं। और हमने उन अदालतों को भी कंट्रोवर्शियल किया है और कंट्रोवर्शियल इस हद तक कर दी है कि हमने बेंच पे भी चले गए, पर्सन स्पेसिफिक भी हो गए और हमने एक जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है वो भी उनकी शुरू कर दी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है और हम हर चीज़ जो है वो समझते हैं कि अगर हम कामयाब होंगे, हम आगे जाएंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा और अगर दूसरा कोई पॉलिटिकल लीडर आएगा तो ये मुल्क का जो है वो आगे नहीं जा सकता और मुल्क दिल बदन डिच के अंदर जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली शुमाइला नुकसान जो इस चीज़ का है वो पाकिस्तान के आम आदमी को है, जो दिहाड़ी करता है, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कुछ फीस नहीं दे सकता, जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो गैस का बिल दे नहीं सकता, वो सारे का सारा इस मुल्क का विक्टिम है। बाकी ये जितने लोग भी आप मेरे समेत इन टीवी टॉक शोज़ पे आते हैं या असेंबली के मेंबर्स हैं, ये उनके इश्यूज़ नहीं है। लिहाजा उनके इश्यूज़ नहीं है तो उनके लिए सारी चीज़ें इस तरह है। अब दूसरा ये है कि अगर हम इन्हीं जजी साहबान को कोट भी करते हैं कि माशाल्लाह उसके कमेंट्स ये कर दिया, उसने कमेंट्स कर दिया, तो फिर इन अदालतों के फैसलों को मानना चाहिए ना। फिर इन अदालतों पाकिस्तान की अदालतें हैं ना, पाकिस्तान का ही सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं, तो हम इन अदालतों के अंदर जाके उन इश्यू को रिजॉल्व करें कि बजाय ये जाके कहें कि अमेरिका करे या बजाय ये जाके कहें कि जी हमारे जो है वो बाहर से लोग आके रिजॉल्व तो हमने करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी के अंदर आना चाहिए, सियासत अपनी-अपनी जगह करती रहनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के ब्रॉडर इश्यूज जो हैं और जिसके अंदर इशू जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के आम आदमी का, उसको हर वक्त डिस्क्रेडिट करना, उसको डिसअपॉइंट करना, उस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना, ये बात मैं समझता हूँ बड़ी गैर मुनासिब है
और इसका नुकसान जो है हम 15-20 साल से पिछले देखते आ रहे हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट आए, चाहे उससे पिछली गवर्नमेंट में आए। जो सही। हुकूमत के अंदर होता है वो कहता है बहुत अच्छा है, जो हुकूमत से बाहर होता है हाँ, वो कहता है निज़ाम भी नहीं चल बिल्कुल रहा, ऐसे ही। इकॉनमी भी नहीं चल रही, और हुँ, अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो हमारी इकॉनमी को, मईशत को और इन्हीं और एक सारे आम इदारों को आदमी हो को। रहा है। हाँ, और जिसका पता जो है वो पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है वो उसका सबसे बड़ा विक्टिम है। ठीक है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना अर्शद साहब, आप कुछ कह रहे थे, कहिएगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि धांधली तो मैं भी कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हुई, करने वाले कौन है? वो पीटीआई के बेनिफिशरीज जो हैं, वो शहद वाले मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हमें उसके चीफ मिनिस्टर बनने पर एतराज नहीं, हम कहते हैं डिलीवर करें। आज अगर हम काम कर रहे हैं 75 साल में किसी सूबे में किसी जगह पर कोई रमजान पैकेज किसी के घर तक पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। हकायक को तो तस्लीम करना चाहिए। ये मरियम नवाज शरीफ ने हिम्मत की और मियां नवाज शरीफ की मैं समझता हूँ कि मेहनत, कोशिश और स्ट्रगल जो है वो अवाम के साथ हुँ, है। और मरियम नवाज शरीफ हो या मैं समझता हूँ बाकी चीफ मिनिस्टर, सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक। मैं खुद कहता हूँ हालात अच्छे नहीं है, लेकिन आज अगर आईएमएफ जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है, उनके 2.5 लाख अगर कामयाब होंगे तो देन हमारा डॉलर जो है वो तवाज़ुन कायम होगा। और जेल में बैठकर आज भी पीटीआई के लोग अगर आईएमएफ के दफ्तर के बाहर धरना देते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का जो अवाम का प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम को आप बिल्कुल उसको खत्म कर दें, हुँ। सस्पेंड कर दें, लेकिन सर, मुअत्तल उनका कर दें। मुतालबा ये है कि धांधली क्योंकि की तहकीकात करवा लें। मैं कब कहता तहकीक हूँ कि धांधली, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने धांधला सर, किया। खैबर पख्तूनख्वा में पूरे और मुल्क में ही और धांधली के और इल्ज़ामात। और पंजाब के अंदर भी मैं समझता हूँ कि मेरा हल्का पीपी 133 में जाली 45 फार्म पकड़े गए हैं। और जो 45 फार्म ये कहते थे, इन्होंने खुद प्रिंट करके, जैसे एक सोशल मीडिया की इनका थीम है ना, उसी तरह हर जगह पर इन्होंने जो जाली 45 फार्म इंटर कराए, वो ठीक। मुल्तान हो या मैं समझता हूँ लाहौर हो, वो ले आए, वो अवाम के सामने रखें। ठीक। वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों नहीं लाते? हुँ, क्योंकि ये 2 नंबरी है। ये उसी तरह जैसे 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा और पाकिस्तान के खजाने में नहीं, वो अपने खजाने में अल-कादर ट्रस्ट के नाम पे 500 कनाल जगह का गिफ्ट ले लेते हैं। फिर जो कुछ ये करते हैं, फिर रावलपिंडी रिंग रोड पर इन्होंने जो डाका मारा, जो 2 करोड़ इन्होंने नौकरियां देनी थी और 3 हुँ, करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। हुँ। 50 लाख घर देने थे, तो इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर गिराए। हाँ, एक घर को इन्होंने कानूनी शक्ल दी और वो इमरान खान न्याजी, वालिद करामना खान न्याजी, बनी जब गाला। 300 कनाल का था, उसको ठीक। 12 लाख रुपए देकर रेगुलर कर दिया गया हुँ। और गरीबों के लोग गिरा दिए गए, आफ़ताब घर साहब। गिरा दिए गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हुँ, आज पीटीआई वाले ये चूचू का मुरब्बा क्यों बना हुआ है? मुस्तकिल मजाजी को चीज है। ये परवेज खड़क को हमने कहा था छोड़ जाए। ये मैं समझता हूँ कि ये जितने इनके वुज़रा थे जो पीटीआई छोड़ गए, इसलिए छोड़ गए ठीक। कि ये हेलीकॉप्टर में इकट्ठे हुए थे और ये जनरल पाशा से लेकर सबको पता है और ठीक। जनरल फैज अमी से लेकर ठीक, ठीक। फिर तो जो आसफ खोसा साहब ने किया राना अर्शद कि साहब, आप कोर्ट में नहीं आप हमारे पास आए, तो मलिक अरशद ने जो बात की, जिस तरह उनके सामने फैसले रखे गए, यही मुल्क की तबाही और बर्बादी हुई। ठीक। मेरे लिए तमाम जजेस काबिल आप एहतराम, आफ़ताब लेकिन साहब का लेकिन वो मौक़िफ़ ले लेते हैं। राना नकवी साहब, साहब वक़्त का ज़रा हम कम है, उनका आपसे मौक़िफ़ केस लेना भी होता बहुत होगा, ज़रूरी है। इसलिए आफ़ताब मैं साहब, कहना चाहता हूँ, आपने यकीनन गिरफ्तार गुफ्तगू हैं, सुन ली हम राना अर्शद डिलीवर कर साहब रहे की। हैं, हम क्या करेंगे, कहेंगे आप इस पर? बाकी भी अपना रोल प्ले करें। ठीक है। जब आदमी गिल्ट महसूस करता है, जब आदमी चोर होता है, वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है ताकि वो लोगों में नजर आए और लोग कहें यार देखो कितना बोल रहा था, ये तो बड़ा ईमानदार सच्चा आदमी है। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जनाब हमने फॉर्म 45 को से लेकर बैठे हुए हैं। अब बकौल आपकी बात, इनकी बातों से तो ये लगता है कि इन्होंने फॉर्म 45 भी जाली बना ली है, लेकिन उसके बावजूद हमारी दरख्वास्त ये है कि अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाएं और हमारे साथ बैठ जाएं, समझे ना। और कोई बात नहीं कर रहे हम ये कहते हैं कि आवाम की अदालत लगा लें, टीवी मीडिया पे आ जाएं और बैठने के बाद मुझे मेरा इलेक्शन हुआ 8 तारीख को, हुँ,
उसके बाद मैं चला गया। जब 9 तारीख गुजर गई, 10 तारीख गुजर गई, 24 घंटे में आरओ ऑफिस के सामने बैठा रहा, मुझे किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। मैं गवाह के तौर पे एसएसपी और 4 एसएचओ और कर्नल रेंजर्स का सबूत के तौर पे पेश कर सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, जबकि मेरा ये हक था कि मैं एक एज ए कैंडिडेट आरओ के पास जाऊं और उनसे कहूं कि जी जो आपने रिजल्ट आपके पास आया है वो हमें दे दें इसकी कॉपी। लेकिन उन्होंने देने से इनकार किया, मिलने से इनकार किया और आज तक नहीं मिले, आज तक उन्होंने नहीं मिले। बल्कि मेरा तो रिजल्ट आज तक ऑन वेबसाइट पे भी नहीं लगाया इन्होंने। सही। मैं ये कहता हूँ कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है, हम ताकतवर मुल्क है। बकौल इनके कि जो हमने एटम बम बनाए थे, 6 हमले किए थे, वो हमले आज वो एटम बम हमारे किसी काम पे नहीं, क्योंकि 75 साल में ना हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवा सके, ना हम आज फलस्तीनी भाई हमारे लाखों भाई शहीद हो गए हैं, माजूर हो गए उसका एटम बम से। हमें कोई हमारे लेकिन सर अपना दिफा तो मजबूत है ना हमारा। जी सर अपना दिफा तो मजबूत है ना। खुदा को मानो, खुदा को मानो। आज दिल के अंदर हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि जब ये अफगानिस्तान वाले या बकौल किसी और के अटैक करते हैं, हमारा दिफा किधर है? और ऐसा नहीं है, जब तक किसी भी चीज के पीछे अवाम नहीं होगी, अवाम खड़ी होगी। 65 के जंग में अवाम खड़ी हुई थी, समझे ना, और 70 के जंग में अवाम पीछे नहीं थी, तो 2 लाख हो गया पाकिस्तान। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को बचाना है तो अवाम के मैंडेट का एहतराम करना होगा, और अवाम जब अपना मैंडेट देगी उसको एतमाद होगा कि हमारे मैंडेट से आया हुआ कैंडिडेट है ये, तो यकीनन आप देखेंगे मसाइल भी हल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये मामला तो चल ही रहा है, ये जो मुल्क के अंदर हमारे चैलेंजेस हैं ये तो यकीनन हमें दरपेश हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है, और वो ख़ास तौर पर अफगान सरजमीन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। थोड़ा सा इस मामले पर भी हम बात कर लेते हैं। नईम साहब, आप पहले इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दें कि कल हमने देखा कि वफाकी काबीने के इजलास से वज़ीर आज़म ने खिताब किया, तो उन्होंने इस बात पर बड़े अफसोस का इजहार किया और कहा कि यह अलमिया है कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद अभी तक हम दहशतगर्दी से मुल्क को पाक नहीं कर सके हैं। तो आप क्या समझते हैं, फिर मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? देखिए, ये जो टीटीपी का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, ये एक पुराना मसला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो गुफ्तगू कल फरमाई है वो अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखिए कि मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उस सारे मामले को जो है वो भी पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने कर दिया। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को जो है पार्लियामेंट में बुलाएं, साबिक़ वज़ीर आज़म को बुलाएं। मतलब हर मामले में जब आप पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, सियासी मुखालफिन पे हमले करेंगे असेंबली में खड़े होके। इस वक्त पाकिस्तान के बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की अफवाज का बड़ा अहम हिस्सा थे। उन्होंने जो भी फैसले किए होंगे वज़ीर आज़म के साथ किए होंगे, दीगर अफसरान के साथ किए होंगे, अब उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मौजूदा क़यादत है ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ख़्वाह वो सियासी क़यादत हो और चाहे वो पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत हो। ये उनका काम है कि वो अब मौजूदा हालात में इस चीज़ को देखें, और जब तक कोई मरबूत पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ इन हमलों के जवाब देते रहेंगे। जब तक आप कोई मरबूत पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अफ़गानिस्तान के मामले को संजीदगी से नहीं लेंगे, जब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। जब आप पर्सन स्पेसिफिक कर देंगे, आप सियासी जमातों पे जिम्मेदारी डालने लगेंगे, तब तक यही मामला रहेगा। तो ये बहुत ही संजीदा पॉलिसी का तकाजा करता है। ठीक है, राना साहब, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे लिए तमाम अफवाजे पाकिस्तान बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो बहादुर बेटे जो बंदूक को कंधे पर उठाकर दिन रात पहरा देते हैं, मैं उन सब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। और जो ये 4 दिन पहले वाकया हुआ, जिसमें कर्नल साहब शहीद हुए, कैप्टन साहब हुए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, उनके गुस्सा के साथ गए, चीफ मिनिस्टर चकवाल गई, और मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ कि पीटीआई हो या कोई हो, शोहदा जो है वो पाकिस्तान के शोहदा हैं, उनकी शहादतों पर हमें सोशल मीडिया पर जो अलकाबात, जो हम राना साहब, बड़ी माजरत के साथ वक्त जरा कम है, तो जरा आप बता दीजिएगा हिकमत अमली क्या हुकूमत बना रही है, मजबूत हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर
और बाजवा साहब और जो थे उन्होंने बैठकर मीटिंग हुई थी। और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, वहां पर जो बात होती है उस पर अमल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए लाया अमल बनाया गया, ठीक। लेकिन हमें उसमें 100% कामयाबी नहीं हुई। अगर आज हमारे कर्नल, हमारे कैप्टन शहीद हो रहे हैं, तो फिर हमें रिव्यू करना है, हमें टेररिस्ट को इबरत का निशाना बनाना है और उनको पाकिस्तान के अंदर ठीक। हों या वो बाउंड्रीज पर हों, सही। हमें उनको लगाम देनी है। और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों की अजमत को मैं सलाम पेश करता हूँ। उनके गुस्सा के सब्र, जो उनका सब्र हिम्मत है, उस पर उनको खराज बिल्कुल, तहसीन पेश बिल्कुल करता ठीक। हूँ। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, ठीक जो है राना साहब, कोर बड़ी कमांडर माजरत, वक्त ज़रा कम है और बात बिल्कुल ठीक है कि एक इस सब इफेक्टिव रोल प्ले करना, टेररिस्ट को कंट्रोल करना है ताकि ठीक है। पाकिस्तान की जो शहरी है वो भी महफूज हो लेकिन सके सर उसके और लिए मुत्तहिद होना भी बड़ा ज़रूरी होगा। तमाम सियासी जमातों को यकीनन ये सोचना है कि मुत्तहिद होकर ही दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। राना अर्शद साहब, नईम कुरैशी साहब, हाफिज़ एहसान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।